अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ जाहिद इकबाल और आप देख रहे हैं सी लैंग्वेज फॉर क्लास टेंथ। आज हम अपने लेक्चर में मज़ीद आगे देखते हैं कि हमें क्या करना है। लास्ट टाइम हमने वेरिएबल्स को डिस्कस किया, वेरिएबल्स कैसे बनाए जाते हैं। आज हम मुख्तलिफ़ तरह के ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे वेरिएबल के अंदर। तो उसके लिए हमने नई फ़ाइल क्रिएट कर ली। आज चाहें तो आप पुरानी फ़ाइल भी ओपन कर सकते हैं। आज हम ऐसा करते हैं, पुरानी फ़ाइल ओपन कर लेते हैं। देखें यहाँ पे हमारे पास ये पुरानी फ़ाइल उसने दी हुई है, हमने ये पुरानी फ़ाइल क्लिक करके ओपन कर ली। ये लास्ट टाइम की फ़ाइल है। अब हम ऐसा करते हैं कि एक बात तो आपको ये बताएं कि अगर आपने कोई लाइन लिख दी है लेकिन उसे नहीं चलाना चाहते हैं, या कोई इम्पोर्टेंट बात आप लिखना चाहते हैं, उसके लिए हमारे पास कमेंट्स होते हैं। जैसा है कि हम अपनी बुक के अंदर, अपनी नोटबुक के अंदर या बुक के अंदर किसी जगह पे कोई निशान लगा लेते हैं, किसी चीज़ को हाईलाइट कर लेते हैं, या कोई छोटा सा नोट लिख देते हैं कि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, या किसी चीज़ का मीनिंग लिख दिया जाता है। तो इसी तरह हम यहाँ भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे बात मैं लिखना चाहता हूँ कि ये प्रोग्राम जो है टू फाइंड सम ऑफ टू नंबर्स, ये लिखना चाहता हूँ। अगर मैं ऐसे लिख दूँगा ना कि दिस प्रोग्राम इज़ फॉर एडिंग टू नंबर्स, तो ये एरर देगा। आप इसको रन करके देखें। जैसे ही उसने पहली लाइन के अंदर ये एरर निकाल दिया। इस चीज़ से बचने के लिए हमें इधर शुरू में डबल स्लैश डाल दें, फॉरवर्ड स्लैश। एक बात याद रखें, फॉरवर्ड और बैक स्लैश में फ़र्क कि जो स्लैश ऊपर वाली साइड से राइट साइड पे झुकी हो उसे हम फॉरवर्ड स्लैश बोलते हैं, और इसी तरह से बैक स्लैश किसे बोला जाता है, जो लेफ़्ट साइड के ऊपर झुकी हो, ऊपर वाली साइड से टॉप से लेफ़्ट साइड पे अगर झुकी हुई है उसे हम बोलते हैं बैक स्लैश। ठीक है, तो ये दो स्लैशेस हैं, और इसके अलावा एक स्लैश होती है स्टैंडिंग स्लैश। तो उसको भी देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास कीबोर्ड पे मौजूद है या नहीं। चले, हम उसको बाद में डिस्कस करेंगे जब हमें उसकी ज़रूरत होगी। उसकी ज़रूरत हमें आगे पड़ने वाली है। अच्छा, तो अब हमने ये डबल स्लैश लगा दी, डबल फॉरवर्ड स्लैश लगा दी हमने। अब हम इसको कंपाइल करेंगे तो उसने बिल्कुल ठीक कंपाइल कर दिया। उसने इस लाइन को इग्नोर कर दिया, इसको एज ए कमेंट लेगा, लाइन को इग्नोर कर दिया। इसी तरह प्रोग्राम में बाज़ दफ़ा हम कोड लिख देते हैं लेकिन उसको रन नहीं करना चाहते, तो उसके आगे भी आप डबल स्लैश लगा दें। कोई ख़ास चीज़ आपने प्रोग्राम में लिखी है और उस लाइन के आगे आपको नोट लिखना चाहते हैं, तो इसी तरह डबल स्लैश डाल, डबल फॉरवर्ड स्लैश डाल के उसके आगे कोई भी नोट आप चाहें तो लिख सकते हैं, कोई भी नोट। ठीक है, तो चलें अब हम आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं। आज हम सबसे पहले जो चीज़ डिस्कस करेंगे वो वेरिएबल्स के हवाले से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं। पहली बात तो यह है कि एक वेरिएबल होता है डिक्लेयर करना, एक होता है वेरिएबल को इनिशलाइज करना। दो चीज़ें हैं। ये मैंने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है, मैंने बता दिया एक इंटीजर डाटा टाइप है। उसके बाद आप सिंगल स्पेस दें, ज़्यादा स्पेसेस दे दें, बेशक सिंगल स्पेस दे दी हमने, तो ये आगे हमने वेरिएबल का नाम रख दिया, ए रख दिया, सम रख दिया, कुछ भी आप रख सकते हैं उसका नाम। वेरिएबल्स के नेम्स कैसे रखे जाते हैं आर्टिकल है बुक में, उसे स्टडी कर लें। तो ये जब हम वेरिएबल की डाटा टाइप डिक्लेयर कर देते हैं और वेरिएबल का नाम बना देते हैं, तो इसे हम बोलते हैं वेरिएबल को डिक्लेयर करना। इसके बाद होता है वेरिएबल को इनिशलाइज़ करना। चाहें तो हम नीचे दूसरी लाइन में वेरिएबल को इनिशलाइज़ करवा सकते हैं, यानी उसको वैल्यू देना। ए को वैल्यू दे दी मैंने, लेट्स से 20, और आगे सेमीकोलन। ये मैंने उसको दूसरी लाइन में हमने उसको इनिशलाइज़ करवा दिया। इनिशलाइज़ का मतलब होता है फर्स्ट टाइम वैल्यू देना।
मैं आगे जाके वेरिएबल्स की वैल्यूज़ तब्दील भी कर सकता हूँ, उसको भी हम अभी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैंने ए को इनिशलाइज सिंगल लाइन में करवाया, डिक्लेयर सिंगल लाइन में करवाया। पहले डिक्लेयर किया जाता है फिर इनिशलाइज करवाया जाता है। इनिशलाइज मीन फर्स्ट टाइम उसको वैल्यू देना। जब कभी भी आगे प्रोग्राम्स में डिक्लेयर करना या इनिशलाइज करना की बारे में बात की जाए तो आपको समझ जाना चाहिए कि अगर हमने कहा डिक्लेयर करना तो डाटा टाइप भी उसके सामने दी गई होगी, और अगर इनिशलाइज करने का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है तो आपको पता होना चाहिए वेरिएबल के आगे उसकी वैल्यू भी लिखी गई होगी, और ये ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है। आगे भी प्रोग्राम में इस तरह कई मरतबा हो सकता है, ठीक है। इसी तरह एरर के अंदर वो आपको एरर्स या वार्निंग्स में बता सकता है कि ये वेरिएबल आपने डिक्लेयर नहीं किया, ये यूज़ कर रहे हैं, तो आपको समझ जाना चाहिए मैंने तो उसको डाटा टाइप ही नहीं दी, वेरिएबल इनिशलाइज नहीं हुआ, इसलिए इसके रिजल्ट्स गलत आ रहे हैं। तो आपको समझ जाना चाहिए कि वेरिएबल को फर्स्ट टाइम वैल्यू ही नहीं देंगी। तो ये इसके हवाले से दो इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं, वेरिएबल को डिक्लेयर करना, वेरिएबल को इनिशलाइज करना। अब हमने इसको दो लाइनों में डिक्लेयर किया है, दो लाइनों में हमने इनिशलाइज भी करवाया और डिक्लेयर भी करवाया, यानी कि इसे डिक्लेयर यहाँ फर्स्ट लाइन में और ये सेकंड लाइन में हमने इसको इनिशलाइज करवाया। हम चाहें तो एक ही लाइन में करवा सकते हैं, जैसा कि अब हम दूसरा एक वेरिएबल इंट बी, दूसरा इंटीजर वेरिएबल बी डिक्लेयर करवाया और उसको डिक्लेयर भी करवा दिया हमने बी को, और बी वेरिएबल को इनिशलाइज भी करवा दिया, सेमीकोलन डाल दिया, ठीक है। अब हम ऐसा करते हैं, हम एक तीसरा वेरिएबल बनाते हैं इंट सम के नाम से। हम क्या करना चाहते हैं, इसको सम वेरिएबल के अंदर ए और बी को प्लस करेंगे, हम सम करेंगे उसका, सम इज इक्वल टू ए प्लस बी और सेमीकोलन। अब हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर इन दो वेरिएबल्स के दरमियान यूज़ किया गया है। हमारे पास मुख्तलिफ़ तरह के अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, जिसमें एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीज़न है, ठीक है, इंटीजर टाइप डिवीज़न है, मॉडुलस है, ठीक है, मॉडुलस हम रिमाइंडर को बोलते हैं। ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं जो परफॉर्म किए जाते हैं। इसके अलावा लॉजिकल ऑपरेटर भी हैं, रिलेशनल ऑपरेटर भी हैं, ये आगे हम इनको डिस्कस करेंगे। आज हम सिर्फ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को डिस्कस करेंगे। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जितने भी हैं हमारे पास, ये हमारे पास बाइनरी ऑपरेटर्स होते हैं, यानी इनके लिए कम से कम दो वैल्यूज़ चाहिए होती हैं। तो उन दो वैल्यूज़ को प्लस करेंगे, उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई, डिवाइड, जो भी आप उससे काम करवाना चाहते हैं। तो इनको यूज़ करने का तरीका ये है कि इसके लिए एक इक्वेशन बनानी पड़ती है। लेफ़्ट साइड के ऊपर हमें वो वेरिएबल लिखना होता है जिसमें वैल्यूज़ स्टोर की जाएंगी। इक्वल जो है वो सिंगल इक्वल एज ए असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ होता है कि राइट साइड के ऊपर जो कैलकुलेशन करने के बाद आंसर आएगा वो लेफ़्ट साइड के ऊपर वैल्यू जो है ना स्टोर करेगा। तो ए और बी की वैल्यू ले ली जाएगी, उनको प्लस किया जाएगा, जो उनका आंसर आएगा वो सम में स्टोर कर दिया जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक बात काबिल गौर है, मैं आपको बता दूँ कि मैथमेटिक्स के अंदर जो है ना, सम इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए प्लस बी इज इक्वल टू सम, ठीक है, ए प्लस बी इज इक्वल टू सम। ये मैथमेटिक्स में इक्वल होता है, मैथमेटिक्स में इसमें कोई इशू नहीं होता, लेकिन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर इसमें डिफरेंस है, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। यहाँ पर इसका मतलब ये है कि लेफ़्ट साइड के ऊपर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो लेफ़्ट साइड के ऊपर जो चीज़ होगी इक्वल में, इक्वल टू के लेफ़्ट साइड पे जो चीज़ होगी वो वेरिएबल का नाम है, एक मेमोरी लोकेशन है जहाँ पे वैल्यू स्टोर की जानी है, सम लोकेशन का नाम है। जब हम इसको इन्वर्ट कर देते हैं तो ए प्लस बी जो है वो क्या होगा, एक मेमोरी लोकेशन का नाम है जिसके अंदर सम की वैल्यू रखी जानी है। तो ये अलाउ ही नहीं कि हम किसी वेरिएबल का नाम किसी मेमोरी लोकेशन के नाम में प्लस नहीं यूज़ कर सकते, प्लस का सिंबल यूज़ नहीं किया जा सकता, ये रूल और रेगुलेशन के अगेंस्ट है, इसलिए हमेशा एरर आएगा। ये बात आपने याद रखनी है कि बाज़ दफ़ा जो है हम स्टूडेंट्स को आसानी से समझाने के लिए बताते हैं कि ये बिल्कुल मैथमेटिक्स की तरह ही काम करती है,
जो कि बात भी ठीक है, मैथमेटिक्स की तरह काम करती है, लेकिन कुछ छोटे मोटे रूल्स हैं जिनको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मैथ के अगेंस्ट या उनके रूल और रेगुलेशन के मुताबिक फॉलो नहीं करती। तो ये एक चीज़ जहन में आपने रखनी है। इसके बाद हमने स्क्रीन के ऊपर इसको प्रिंट करवाना है। तो यहाँ देखें, ये हमारे पास जो सम वेरिएबल स्क्रीन के ऊपर हम देखना चाहते हैं कि उसकी वैल्यू क्या बनेगी। सम जो है वो एक इंटीजर टाइप वेरिएबल है, तो हम इंटीजर के लिए %i उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और हमने यहाँ पर क्या करना है, सम लिख देना है और ब्रैकेट क्लोज भी करनी है। ये हमें लिख दिया और बाकी आप अपना प्रोग्राम देख सकते हैं। ये हमारे पास प्रोग्राम हमारा कंप्लीट है। इसको ज़रा हम शॉर्ट कर लेते हैं ताकि आपको कम्प्लीटली नज़र आ सके, ठीक है। ये हम इसको कंपाइल करते हैं, कंपाइल किया और हमारे कोई एरर नहीं आया। हमने इसे रन करके देखा। अब रन किया तो हमारा रिज़ल्ट आया है 32। आप देखें, आपके पास ए की वैल्यू है 20, बी की वैल्यू है 12। अगर इन दोनों को हम वैसे भी प्लस करें तो हमारा आंसर 32 ही आना चाहिए। तो दैट्स मीन हमारा प्रोग्राम बिल्कुल ठीक है, ठीक है। इसके अंदर हम थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करते हैं, इसको थोड़ा सा बेहतर अंदाज में लिखते हैं। देखें, अभी हमारे पास ये कह लें कि लेट से 12 लाइनों के अंदर ये बना है। अब हमने ए वेरिएबल को अलग डिक्लेयर करवाया, बी को अलग करवाया, सम को अलग करवाया। हम चाहें तो एक ही लाइन में तीनों वेरिएबल्स को डिक्लेयर करवा सकते हैं, ए और ये बी कॉमा SUM सम। तो यहाँ पर हम इसको वैल्यूज़ दे देते हैं। इसी तरह इस लाइन को भी हम ख़त्म कर सकते हैं। तो अब भी ये सेम काम करेगा कि हमने एक ही लाइन के अंदर हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर करवा सकते हैं। इंट टाइप के हैं, ए भी इंट टाइप का, बी भी, सम भी, इस तरह हम जितने चाहें वेरिएबल्स करवा सकते हैं। उनको आगे हमने सिंगल लाइन के अंदर वैल्यूज़ दे दी। सम को बता दिया कि उन दोनों को प्लस करके स्क्रीन के ऊपर शो करना है। ये ज़रा बेहतर अंदाज में लिखा हुआ है हमारे पास प्रोग्राम। अगर आपको पेपर में उस अंदाज में लिखते हैं तब भी ठीक है, इस अंदाज में लिखेंगे आप तब भी ठीक है, बट ये फॉर्मेट ज़्यादा बेहतर है। इसमें चेक करने वाला इजीली चेक कर सकेगा। आपको भी अगर रीचेकिंग की ज़रूरत पड़ेगी, आप भी इजीली रीचेकिंग कर सकेंगे। इसको कंपाइल करें, कोई एरर नहीं, कोई वार्निंग नहीं। इसे रन करें तो आपके पास आपके रिज़ल्ट्स सेम आएंगे। अच्छा, इसके बाद हम एक और काम करते हैं कि हम इस लाइन को ख़त्म कर देते हैं, बल्कि अभी इस लाइन को लिखा रहने दें। अभी स्क्रीन के ऊपर जो रिज़ल्ट आ रहे हैं ना, वो 32 लिखा हुआ आ रहा है। हम चाहते हैं कि सम भी लिखा हुआ है। तो उसके लिए अगर मैं यहाँ पे सम लिख दूँ तो देखें, इन्वर्टेड कामा के अंदर जो कुछ भी है ना वो एज इट इज़ लिखा हुआ आएगा स्क्रीन के ऊपर। लेकिन जहाँ पे %i होगा, %f होगा, %c होगा, ये इस चीज़ को रिप्लेस कर देगा वेरिएबल के साथ। यानी %i की जगह पे सम की वैल्यू लिख देगा। और यहाँ पे अगर मैं इक्वल भी डालता हूँ तो वो इक्वल भी स्क्रीन के ऊपर एज इट इज़ प्रिंट होगा। ये कंपाइल किया हमने, ये रन किया और देखें आपके सामने कि सम भी लिखा हुआ आया, इक्वल भी लिखा हुआ आया और आगे रिज़ल्ट भी लिखा हुआ आया। एक बात याद रखें, इन्वर्टेड कामा में जो कुछ है उसने वो स्क्रीन पे प्रिंट किया है। %i की जगह पे उसने सम की वैल्यू लिख दी है, ठीक है। अगर मैं आगे भी इससे कुछ लिख देता हूँ, जैसे आंसर लिख देता हूँ, तो ये %i को सिर्फ सम से रिप्लेस कर देगा कि जो सम की वैल्यू है वो इधर लिख देगा, बाकी सब फिक्रे को सेम रहने देगा। इसे कंपाइल किया और फिर रन किया तो ये आप देख सकते हैं। तो देखें, सम इज इक्वल टू 32 ANS आंसर, ठीक है। तो इस तरह करके हम आगे अपने प्रोग्राम के अंदर इस फॉर्मेट स्पेसिफायर को और इन्वर्टेड कामा के अंदर जो हमने कांस्टेंट लिखा हुआ है
जो स्क्रीन पे एज इट इज़ प्रिंट होना उसको हम यूज़ करके मुख्तलिफ़ तरह के काम कर सकते हैं। अच्छा, एक तो ये है कि हम जो कैलकुलेशन है वो यहाँ पर भी करवा सकते हैं वेरिएबल डिक्लेयर करके उसके लिए, और उसमें हम प्लस करवा दें, माइनस करवा दें, स्टोर करवा के स्क्रीन पे शो कर दें। इधर सब्ट्रैक्ट करना है SUB उसके लिख लें आप सब्ट्रैक्शन के लिए, डिवीज़न करनी है DIV लिख लें आप, उसमें डिवीज़न करके उनको डिवाइड करके उनमें रिज़ल्ट स्टोर करके स्क्रीन पे शो करवा सकते हैं। तो एक और हमारे पास भी तरीका है, डायरेक्ट कैलकुलेशन हम करवा के प्रिंट करवा दें। जैसे कि यहाँ से मैं एक सम वेरिएबल ख़त्म कर देता हूँ, यहाँ से भी सम वेरिएबल ख़त्म कर दिया, और यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ A प्लस B, यहाँ पे मैंने A प्लस B लिख दिया। ये इक्वेशन है, इसको कैलकुलेट करेगा वो, जो आंसर आएगा वो इस I की जगह पे रिप्लेस कर देगा। हम इसको कंपाइल करते हैं, हमारी कंपाइलेशन में कोई एरर नहीं, और हम इसको रन करते हैं और देखें अब भी हमारा आंसर सेम है, कोई इश्यूज नहीं बने हमें। ठीक है, एक बात याद रखें, ये इन्वर्टेड कॉमा में जो कुछ लिखा हुआ है ये एज इट इज़ नज़र आएगा। यहाँ पे ये नहीं कि यहाँ पे सम लिखा हुआ है तो इसलिए इसको सम ही करना है। मैं यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, यहाँ पे मैं स्टार साइन डालता हूँ, मल्टीप्लिकेशन की स्टार साइन है। अब हम इसको कंपाइल करते हैं और कंपाइल करते हैं और रन करते हैं इसको। तो देखें उन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 240 आंसर आया हमारे पास। 20 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 आंसर है। तो उसने लिखा है सम इज इक्वल टू 240, क्योंकि उसको कंपाइलर को इस बात से कोई गर्ज नहीं है इन्वर्टेड कॉमा में क्या लिखा हुआ है। इन्वर्टेड कॉमा में मास वाई आपके परसेंटेज आई के जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है, इसके अलावा उसको कोई गर्ज नहीं बगाया क्या लिखे, वो स्क्रीन पे एज इट इज़ प्रिंट कर देगा। इसके ऊपर आप सम की जगह प्रोडक्ट लिखवा दें, मल्टीप्लिकेशन लिखवा दें, कोई ऐसा मीनिंगफुल फिगर लिखवाएं जिससे पता चले कि स्क्रीन के ऊपर ये चीज़ है। अब इसी चीज़ को हम आपके ज़िम्मे एक टास्क लगाते हैं आज, और उस टास्क का आंसर आपने मुझे जो है पर्सनली मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आपने मुझे पर्सनली इनबॉक्स करना है। वो प्रोग्राम लिखने के बाद आपने उसको कामयाबी से चलाने के बाद आपने उसको मुझे व्हाट्सएप करना है, चाहे उसकी तस्वीर खींच के भेजें, और साथ में आपने अपना क्लास और रोल नंबर भी लिखना है लाजमन। ठीक है, ये आपकी असाइनमेंट है। असाइनमेंट क्या है अब हम आपको बता दें, ये तो आपने कैसे सबमिट करवानी है ये है ना। अब मैं यहाँ पे अब करता ये हूँ कि हम सम के लिए करेंगे कि हम दो प्रोग्राम्स को ऐड करना चाहते हैं, लेकिन जो स्क्रीन के ऊपर आउटपुट है ना, वो आउटपुट क्या लिखी हुई नज़र आए, वो आउटपुट लिखी हुई नज़र आए, मैं आपको यहाँ से ना मिटा के बता देता हूँ। चलें यहीं पे हम करते हैं कि वो स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है A मल्टीप्लाई B इज इक्वल टू, सॉरी प्लस करना था हमने, A प्लस B इज इक्वल टू, अब अगर उसकी आप वैल्यू यही रखते हैं या कुछ जो भी रखें उसका जो भी आंसर आएगा, लेट्स से इनका तो आंसर आ रहा है ना 32, ये 32 ऐसे स्क्रीन पे आए, सॉरी A और B आ गया, इधर A और B लिखा हुआ नहीं आए, इधर लिखा हुआ है 20 और यहाँ पे लिखा हुआ है 12 और इज इक्वल टू 32, ये स्क्रीन के ऊपर लिखा। ये आपकी असाइनमेंट है, ये आपकी असाइनमेंट है कि अगर आप यही प्रोग्राम लिखते हैं तो स्क्रीन के ऊपर जो आपके पास लिखा हुआ है वो लिखा हुआ आए कि आपने जो दो वैल्यूज़ प्लस की हैं वो लिखी हुई आए, उनके दरमियान प्लस का निशान लिखा हुआ है, इक्वल टू 32 आए। ठीक है, अभी हम आपको ज़रा मज़ीद इसको क्लियरिफाई कर दें कि अगर हम इस प्रोग्राम को चलाते हैं ना, तो यहाँ पर तो आपके पास ये सम इज इक्वल टू 240 लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पर आपके पास
सम की जगह पे उन दोनों की वैल्यूज़ लिखी हैं, प्लस हो उनके दरमियान, इक्वल हो, और एंड में उसका आपके पास आंसर हो। ठीक है, उम्मीद है मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो मुझे जो है आउटपुट ये चाहिए, ठीक है, कि स्क्रीन के ऊपर ऐसे आंसर आए कि वो दो नंबर, उनके दरमियान में प्लस का साइन, आगे इक्वल का साइन, और आगे जो उनका आंसर बनता है वो स्क्रीन के ऊपर। ये काम हम कैसे करेंगे, ये आपने करना है। बहुत इजी है, बहुत आसान है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने ये लेक्चर सुनते हुए ही अपने जहन में इसकी स्कीम बना ली होगी, और मुझे उम्मीद है कि आप ये बासानी कर लेंगे। तो आपकी असाइनमेंट का इंतज़ार रहेगा कि आप कब इसे जमा करवाते हैं। आपके पास ये लेक्चर पब्लिश होने के बाद 24 आवर्स हैं, 24 घंटे के अंदर अंदर आपने इस लेक्चर के पब्लिश होने के बाद ये असाइनमेंट जमा करवानी। तो आज हमने मुख्तलिफ़ तरह के असाइनमेंट ऑपरेटर्स देखे। बकाया असाइनमेंट ऑपरेटर से आप इनके दरमियान यूज़ करें, तजर्बात करें, एक्सपेरिमेंट्स करें। आप मॉडुलस ऑपरेटर यूज़ करें, देखें क्या रिजल्ट्स आते हैं, आपकी उम्मीद के मुताबिक आते हैं नहीं आते। इंटीजर डिवीजन करके देखें, मल्टीप्लिकेशन करके देखें, डिवीजन करके देखें, माइनस करके देखें दूसरे नंबरों को, ठीक है, दो नंबरों को, और देखें उनके क्या रिजल्ट्स आते हैं। सिर्फ जस्ट आपने ऑपरेटर ही चेंज करना है और कुछ नहीं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के मुतालिक कंप्लीट आर्टिकल आपको बुक में मिल जाएगा कि कौन कौन से ऑपरेटर हैं, एग्जांपल्स भी मिल जाएंगी, वहाँ से आप एग्जांपल्स भी ट्राई करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।